हाय, आप लोग का दोस्त वहीद अहमद एक दफ़ा फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बहसें चल रही होती है इन चार टर्म्स पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या ये सारी की सारी एक जैसी चीज़ें हैं? क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है? इनमें फ़र्क क्या है? आओ इसके ऊपर फुल डिटेल लेते हैं। इससे पहले कि हम इनके डीप में जाए, दो क्वेश्चंस अपने जहन में पूछो कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? केजी है, ग्राम है, एएमयू है, क्या कोई यूनिट नहीं है? अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और दूसरा, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का मास 35.5 होता है। ये 35.5 क्या है और ये कौन सा मास है क्लोरीन का? आया ये क्लोरीन का मास नंबर है, एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। तो आओ जरा बात करें इसके ऊपर। इन चार टर्म्स में क्या फर्क है, क्या चीजें सेम हैं, आओ इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मास नंबर, जिसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं और इसी को हम लोग जाहिर करते हैं ए से। अच्छा, ये है क्या भला? मैं यहां पर एक एटम ले रहा हूं, सपोज करो कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है और शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस चीज़ का एटम है? दिस इज एटम ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक एटम है। तो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मास नंबर कहते हैं। सो व्हाट इज मास नंबर? द सम ऑफ नंबर ऑफ protons and neutrons in an atom is called mass number. तो कार्बन का मास नंबर कितना है? जवाब है 12 है। 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, जवाब है इसका मास नंबर 12 है। तो मास नंबर को लिखते कैसे है? कार्बन लिख ले, ये कार्बन का सिंबल हो गया, इसका मास नंबर है 12। लास्ट वीडियोस में हम जरूर डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और एटॉमिक नंबर को हम नीचे इस तरह लिख कर देते थे। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है इसका मास नंबर, जिसे हम लोग जाहिर करते हैं ए से, राइट। अच्छा, एक और एटम लिया जाए, सपोज करो यहां पर मैं एक और एटम बना रहा हूं जिसकी न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स, जिसकी न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन्स और शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो एटम है ये किसका है? ये सोडियम एलिमेंट का एक एटम है। तो ये एलिमेंट कौन है? सोडियम, ये उसका एक एटम है। तो सोडियम का मास नंबर कितना है? 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स। तो इसका जवाब है कि इसका मास नंबर है 23। इसका मास नंबर है 23। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? जवाब है 11। ओके, इसका मास नंबर 23 है। कोई यूनिट भी होगा, केजी होगा, एएमयू होगा, क्या होगा? तो इसका जवाब है कि मास नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मास नंबर एक नंबर है और नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे कि मास नंबर हैज नो यूनिट। मास नंबर हैज नो यूनिट, क्योंकि ये नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियन नंबर का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले बाशिंदे। अच्छा, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं और न्यूक्लियॉन्स की तादाद को ही तो हम मास नंबर कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद को हम मास नंबर भी कहते हैं और न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियन नंबर एंड मास नंबर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास नंबर का कोई भी यूनिट नहीं है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या है? मैं इन दोनों को जरा मिटा रहा हूं, आखिर में लिखेंगे इसको। ये एटॉमिक मास क्या भला है? दूसरा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या वाला है? आओ जरा इसको समझे। मैं यहां पे वही एटम बना रहा हूं कि एक एटम है जिसकी न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स, जिसकी न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स, शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एटम है ये ऑफ कोर्स कार्बन का है। तो कार्बन का जो
वजन है, अगर मैं इसको तराजू में रख दूं तो इसका कुछ ना कुछ वजन आएगा, जो भी वजन आएगा उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। यानी ये जो इसका वजन है, एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर है? अभी सवाल है कि कार्बन में मौजूद क्या है। जवाब है कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यानी इसका जो मास होगा वो 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ना होने के बराबर है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है, और न्यूक्लियस में रहता कौन है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका जो मास है, एटॉमिक मास है, वो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स की वजह से है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास तकरीबन सेम है, तो हम कह सकते हैं कार्बन का जो मास है वो 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है, 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से है, राइट। तो कार्बन का मास हुआ कितना? जवाब है कार्बन का मास हुआ 12। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बात की थी कि कार्बन का एक पार्टिकल का मास कितना होता है? 1 AMU होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक पार्टिकल का मास, कार्बन के एक पार्टिकल का मास बराबर होता है 1 AMU के। अगर मैं ग्राम में लिखूं तो कहूंगा कि कार्बन के एक पार्टिकल का मास, कार्बन के एक पार्टिकल का मास यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास बराबर है किसके? दैट इज 1.66 या 67 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं? एक पार्टिकल की जगह पर क्या मैं AMU लिख सकता हूं? यस, मैं AMU लिख सकता हूं। तो बता यार, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? जवाब है कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU। सर कार्बन का तो मास नंबर भी 12 था, बिल्कुल 12 था, लेकिन वो नंबर था, ये मास है। तो फर्क क्या है यार? फर्क कुछ नहीं है। एटॉमिक मास में यूनिट है, उसमें यूनिट नहीं है, ये डिफरेंस है, राइट। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? हम कह सकते हैं, अच्छा एक और काम करें, मैं इस मास को ग्राम में जाहिर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो एक पार्टिकल का मास अगर मैं ग्राम में लूं तो कार्बन 12 और AMU की जगह पर मैं अगर ग्राम में लूं तो ज़रबे 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप जरा देख लो, जवाब आएगा 1.99 ज़रबे 10 की ताकत -23 ग्राम। यह है कार्बन का मास ग्राम में, जबकि यह है कार्बन का मास AMU में। तो ग्राम में हम अमूमन एटॉमिक मास को लेते नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि ग्राम में जो वैल्यू आती है वो इंतहाई छोटी आती है, उस वैल्यू को डील करना, उस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग मास को AMU में लेना पसंद करते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? हम कहेंगे द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम इन AMU या इन ग्राम is called एटॉमिक मास। बस एक चीज जरा समझने की कोशिश करें कि मास नंबर और एटॉमिक मास का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस यूनिट का फर्क है। मास नंबर का कोई यूनिट नहीं, एटॉमिक मास का यूनिट है। क्या है जी? या तो AMU या तो ग्राम, इवन kg में भी जाहिर कर सकते हो आप लोग। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स, जिसके न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक प्रोटॉन को एक पार्टिकल भी कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एक पार्टिकल का मास 1 AMU, 8 पार्टिकल का मास 8 AMU, 8 न्यूट्रॉन्स का मास 8 AMU। तो इस एटम का मास कितना होगा? जवाब है 16 AMU, 16 AMU, 16 AMU। मास नंबर और एटॉमिक मास में रिलेशनशिप क्या है? जरा रिलेशनशिप को सभी समझो मेरे भाई। अगर आप लोग A के साथ मल्टीप्लाई करो AMU को तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास, ये बन जाएगा एटॉमिक मास। ये A क्या था? मास नंबर था। मास नंबर के साथ AMU लगा दो, ये बन जाएगा एटॉमिक मास। या A के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 को, तो ये आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा ग्राम में। AMU में यहां जाएगा, ग्राम में ये आ जाएगा।
तो यहां तक मेरे ख्याल से कुछ कुछ बात वाजे हो रही है। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का। लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ओके, मिट जाए, मिट रहा है, ठीक है, मिट गया। ओके, मिट गया। मिट गया, मिट गया, मिट गया। Let us talk about the third term, which is called the average atomic mass. The next term is average atomic नहीं सर, atomic. Okay, atomic mass, average atomic mass. What is that? इसको समझने से पहले जरा आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को रिकॉल करें, जहां पर हमने बात की थी आइसोटॉप्स की। हमने कहा था कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो क्लोरीन साहब है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है, एक का नाम है क्लोरीन 1735, दूसरे का नाम है क्लोरीन 1737। यानी एक क्लोरीन का मास नंबर 35, दूसरे का मास नंबर 37 है। तो ये दोनों है क्या? दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिसमें प्रोटॉनों की तादाद सेम हो लेकिन मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स। हमने ये भी बात की थी कि नेचर के अंदर ये जो आइसोटॉप है इसकी परसेंटेज अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस 75% होती है, जबकि इसकी नेचुरल अबंडेंस 25% होती है। यानी कि नेचर के अंदर ये 100 में से 75 दाने पाए जाते हैं, जबकि ये 100 में से 25 दाने पाए जाते हैं। अच्छा, जब आप इन दोनों का एवरेज मास लेंगे, यानी इसको इसके मासेस को जब ऐड करोगे तो इनका एवरेज जो आएगा उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और लेते कैसे है? लेते कुछ इस तरह है कि एवरेज एटॉमिक मास is equal to mass number multiplied by percentage abundance of one atom jama mass of second atom, mass number of second atom multiplied by its percentage abundance। ये इसका फॉर्मूला है। आओ जरा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ले ले। कैसे लेंगे? इस क्लोरीन का मास कितना है? दैट इज 35। इसका नेचुरल अबंडेंस कितना है? दैट इज 75 जमा दूसरे क्लोरीन का मास नंबर कितना है? 37। नेचुरल अबंडेंस कितना है? 25%, राइट, 25%। बस अभी इसको सॉल्व करना है, जो जवाब आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा। आओ इसको सॉल्व करें जल्दी से। सॉरी, ओके, तो 35 की जगह पे मैंने 35 लिखा, ज़रबे 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब है 75 दाने आउट ऑफ 100, यही मतलब है इसका। ओके, जमा 37 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 25 का मतलब क्या है? 25 का मतलब है 25 दाने या 25 आउट ऑफ 100, ये मतलब है इसका। ओके, सॉल्व करो इसका जरा। 35 की जगह पे 35 रखा, 75 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या है इसका? 0.75, ये मतलब है इसका। जमा 37 की जगह पे 37 लिखा, ज़रबे 25 डिवाइड बाई 100, जरा 25 को 100 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.25। सॉल्व करो उसको फर्दर यार। जब 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 26.5, जमा जब 37 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9.25। दोनों को ऐड कर लो, सॉरी ये है 25, दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 35.5 AMU। तो ये क्या है सर? ये है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? आप कहेंगे जो आइसोटोप्स का एवरेज है उसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी एटम्स के जितने आइसोटोप्स है उनका जब आप एवरेज निकालोगे जो जवाब आएगा इसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? आप कहेंगे द एवरेज atomic mass of all the isotopes of
एन एलिमेंट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। सारे आइसोटोप्स लो, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, किस तरह निकालोगे? ऐसे निकालोगे, नेचुरल एबंडेंस के साथ। ये मैथमेटिक्स वाला एवरेज नहीं है, ठीक है? यहां पे एवरेज आपने परसेंटेज अबंडेंस को भी लेना है। ओके, ये क्या है परसेंटेज? ये है परसेंटेज, ये है नेचुरल अबंडेंस। दिस इज नेचुरल अबंडेंस। ओके, तो जवाब आएगा उसे क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स के मासेस है वो पता है कौन से है? वो ये है। वो ना मास नंबर है, वो ना एटॉमिक मास है, ना वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो वो है क्या भला? वो है एवरेज एटॉमिक मास। अगर आप क्लोरीन का मास नंबर, एटॉमिक मास चेक करें, एटॉमिक मास चेक करें, तो आपको ये वाला दिखेगा। आप पीरियोडिक टेबल जरा चेक करके देख लेना। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है सबके मासेस को जब आप चेक करोगे तो अशारिया में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल्स में आएगी। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स का जब एवरेज लेते हैं तब वो एवरेज किस में आता है? अशारिया में आता है। तो यहां तक हो गई बात हमारी इसकी। आओ जरा थर्ड की बात कर ले, फोर्थ की, लास्ट की बात कर ले। ये मिटा लूं? चलो, नहीं मिटे। यहां पर हम बात कर सकते हैं फोर्थ की, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम लोग RAM कहते हैं। RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एटम का मास किसी और एटम के लिहाज से क्या कहलाता है जी? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। वो जो दूसरा एटम है जिसके लिहाज से हम किसी एटम का मास निकाल रहे हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पहले हाइड्रोजन हुआ करता था, फिर ऑक्सीजन हुआ करता था। आजकल जो हम स्टैंडर्ड एटम का मास काउंट करते हैं वो है कार्बन 12, राइट? एक काम करो, यहां पर तराजू उठाओ, ये तराजू उठा लिया। यहां पर एक एटम आप ऑक्सीजन का रख दो, तो इस ऑक्सीजन का मास कितना होगा? इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें कोई और एटम रखना होगा। असल में हमने यहां पे एटम नहीं रखना, यहां पर हमने कार्बन के मास का जो 12वां हिस्सा है उसको रखना है। कार्बन के 12वें हिस्से को मेरे ख्याल से हम लोगों ने AMU कहा था। तो आप एक काम करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर AMU के बाट रख दो, वट्टा रख दो, वट्टा जो तराजू में रखा जाता है। तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर आपने कितने बाट AMU के रखने होंगे? तो जवाब है 16 AMU के बाट रखने होंगे, तब जाकर ऑक्सीजन का मास इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास जो अभी हम लोग ले रहे हैं वो AMU से रिलेट करके ले रहे हैं। तो किसी भी एटम का मास इन रिलेशन विद AMU इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। जरा चेक करना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का इक्वेशन क्या है? इसकी तारीफ बाद में लिखेंगे, जरा चेक करना यार, ये इसकी तारीफ बनती कैसे है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाई AMU। यहां पर आपने मास किस में लेना है? यहां पर आपने मास लेना है AMU में। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, यानी ये क्या है? दिस इज एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम डिवाइडेड बाई AMU। पॉइंट वाली बात क्या है? यहां पर ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास कितना है? हमें पता है कि 16 है। यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU है, डिवाइडेड बाई 1 AMU। तो AMU से मर गया, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हो कितना है? जवाब है 16। यूनिट बताओ क्या है? नो यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं है। जरा याद करें, लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, तो प्लीज याद रखना नो यूनिट। क्यों नो यूनिट? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एक रेशो है, और रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। जब टर्म सेम होंगे तब रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होगा। AMU से मर जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नो यूनिट। बात वाज़ेह हो रही है कुछ? तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? अच्छा, एक और काम जरा समझने की कोशिश करें, ये AMU क्या है? हमने बताया था कि जो AMU है, जो एक AMU है वो बराबर होता है
1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का जो 12वां हिस्सा है उसे हम कहते हैं 1 AMU। तो इसी इक्वेशन में मैं 1 AMU की जगह पर क्या ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं AMU की जगह पर, क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/12 ऑफ कार्बन 12 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जो बुक में आप देखोगे रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो इक्वेशन देखोगे वो ये देखोगे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12। लेकिन आसान करने के लिए मैंने AMU लिख दिया, तो आप भी AMU लिख दे। तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? आप कहोगे द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम इन कंपैरिजन टू, जब उसको हम कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन टू AMU, या AMU की जगह पर क्या लिख सकते हो प्लीज 1/12 ऑफ कार्बन 12 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो किसी भी एटम का मास कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं, कार्बन के 12वें हिस्से के रिस्पेक्ट में जो मास आएगा किसी एटम का, उसी को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं है। लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बहुत मोटी बात जरा समझो, चाहे मास नंबर हो, चाहे एटॉमिक मास हो, चाहे एवरेज एटॉमिक मास हो, चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, किसी भी एटम का उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस सिर्फ और सिर्फ यूनिट का फर्क है और कॉन्सेप्ट का फर्क है, राइट। तो कार्बन का मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक मास कितना है 12, एवरेज एटॉमिक मास कितना है तकरीबन 12, और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 12। तो मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का फर्क है, कॉन्सेप्ट का फर्क है। उम्मीद है कि आपको ये चारों टर्मिनोलॉजीज सही मानों में समझ आ चुके होंगे। कुछ अगर रह गई हो तो कमेंट्स करके ज़रा मुझे बता देना। तो अब तक आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।